चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने शुरुआत की थी एसिडिक नेचर से। हमने एसिडिक नेचर कंपेयर किया था किसका किसका। पहला हमने देखा था वाटर और अल्कोहल के बीच में, जिसमें हमने बोला था कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड एक तरह का। और क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के पास अल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जिसके कारण उनका एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सेकेंड पॉइंट हमने एसिडिक नेचर का देखा था, कंपेयर किया था हमने अमंग अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में, कि 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता जाएगा एंड इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर हाइड्रोजन टू लीव दी ऑक्सीजन एंड गो एज H पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड हमने बात की थी बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड अल्कोहल, जिसमें अगेन फिनॉल वाज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। उसका रीजन अपन ने देखा था कि H का निकलना आसान है बिकॉज फिनॉक्साइड जो बनेगा दैट इज स्टेबल या स्टेबलाइज रहेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बट अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड बनेगा है ना, वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। दैट इज वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और लास्ट हमने अमंग फिनॉल देखा था, याद है? EDG और EWG लगाया था फिनॉल में, कि EWG वाले ज्यादा एसिडिक होंगे देन EDG। EDG तो आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो H आसानी से बाहर निकल पाएगा। समझ रहे हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है। तो ये अपन ने चारों का एसिडिक नेचर कंपेयर किया था। ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी जो अपन स्टार्ट किए थे वो था हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अपन ने प्रॉपर मैकेनिज्म भी पढ़ा था। जैसे अपन ने हाइड्रेशन में मैकेनिज्म पढ़ा था कि हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रेशन, वैसे ही डिहाइड्रेशन से अपन अल्कोहल से फिर से एल्कीन बना सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन में भी कन्वर्टेड अल्कोहल बैक टू एल्कीन। 3 स्टेप देखे थे अपन। पहला प्रोटोनेशन बोल सकते हैं, जिससे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था। सेकेंड स्टेप हमने देखा था वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन, एंड थर्ड स्टेप वाज डीप्रोटोनेशन। और ऐसे हमारा एल्कीन रेडी हो गया था। ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन था अंडर द हेडिंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, या ऐसा होल वाला देख रहे थे ना अपन। OH वाले में तो एक ही रिएक्शन देखे थे, वो एस्टेरिफिकेशन वाला। और कोई रिएक्शन देखे थे क्या अपन? अपन अलग अलग हेडिंग में पढ़ रहे हैं रिएक्शन। एक बार O बॉन्ड H बॉन्ड का क्लीवेज देखे, फिर एक बार C बॉन्ड O बॉन्ड का क्लीवेज देखे। अब पूरा एज अ होल अल्कोहल की स्टडी कर रहे थे, तो ये वाला रिएक्शन पढ़े थे, डिहाइड्रेशन। यहीं तक हुआ था। ओके, आगे बढ़ना। सेकेंड लिखना इसी में ही, ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन डिहाइड्रेशन पहला हो गया, सेकेंड लिखेंगे ऑक्सीडेशन। सेकेंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें लिखेंगे। आपको पता है ऑक्सीडेशन अल्कोहल का किस तरफ जाने वाला है? आपको याद है ना, वो एल्केन से अल्कोहल, फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने इसका तो प्रिपरेशन भी पढ़ा है। प्रिपरेशन में पढ़े थे ना, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने का यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बिना रेड्यूस करके। कैसे करके? तो ये ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, रेड्यूस करोगे तो ये पीछे आएगा चेन। तो अभी मुझे अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है तो पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड कीटोन बने, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एसिड बने, डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने वाले हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो एसिड तक ला करके छोड़ेगा अल्कोहल को। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं एल्डिहाइड कीटोन तक ही लाना है सर, तो आपको एजेंट थोड़ा सा माइल्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, जो उसको सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन तक ही कन्वर्ट करे, उसको और फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड तक लेके ना चला जाए। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल दिया ऑक्सीडेशन। लिखना इसमें ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स
oxidation of alcohols involve oxidation of alcohols involves the formation of the formation of the formation of carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond with cleavage of with cleavage of with cleavage of ऐसा लिखना O bond H and C bond H bonds, ये दोनों टूटेंगी और C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी. अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है. देखो एक नॉर्मल अल्कोहल में क्या क्या चीजें होंगी. अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो CH3 CH2OH कुछ ऐसा रहता है. फॉलो कर रहे हैं क्या? ये इथेनॉल बनाया मैंने, पूरा स्ट्रक्चरल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट रहती है. ध्यान से देखना इधर सभी. हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम डबल बॉन्ड बनाएंगे. सुन रहे हो क्या? इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी और O बॉन्ड H और C बॉन्ड H टूटेगी. ये O बॉन्ड H कौन सी बॉन्ड है? ये वाली, दिस वन, दिख रहा है. और C बॉन्ड H कौन सा है? ये वाला. तो H और H रिमूव होने वाला है ना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना. ये सुनो, मतलब आप ऑक्सीडेशन को एक और वर्ड बोल सकते हो, डिहाइड्रोजिनेशन. क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन. देखो डी वर्ड जहां लगेगा मतलब वो समथिंग रिमूवल है ना. हमने हेलोएल्केन चैप्टर में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था. वहां पे अपन हाइड्रोजन और हेलोजन मिला करके निकाल रहे थे. अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा डिहाइड्रेशन, यहां पानी निकाल रहे थे. तो यहां क्या करेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन, यहां हाइड्रोजन रिमूव करेंगे. एम आई क्लियर? तो ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन. एम आई क्लियर? ठीक है, ओके. तो यहां से हाइड्रोजन निकला, फॉलो कर रहे हैं. अपने आप सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी क्योंकि दोनों का नुकसान हुआ है. एच इधर से निकला है, सी इधर से, एच इधर से निकला है, दोनों का एक एक बॉन्ड कम हुआ है ना. टू कंपनसेट फॉर दैट सी और ओ के बीच में क्या बन जाएगी? डबल बॉन्ड. सी और ओ के बीच में क्या बनने वाली है? ये जो बाकी चीजें हैं वो तो वैसी रहेंगी. सी और ओ के बीच में जो है वो बन जाएगी डबल बॉन्ड. तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड. क्या बन गया ये? एल्डिहाइड. अब जरूरी नहीं ये कीटोन नहीं बन सकता था, ये एसिड ही बन सकता था. बट कॉमन क्या है तीनों में? तीनों में ये रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ. करेक्ट. ठीक है. तो वही लिखा हमने कि फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H एंड C बॉन्ड H बॉन्ड्स. क्लियर है? इसको आप लोग रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख लो कि ये रहा C, ये रहा H, दिस इज O, दिस इज H. बाकी यहां पे कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा. बनने क्या वाला है यहां पर? C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है. कहां कहां से रिमूव होने वाला है? तो एक यहां कट दिखा देना और एक ये कट दिखा देना. ठीक है. बाकी यहां पे कुछ भी जो लगा रहेगा वो लगा रहेगा. ठीक है. तो उसका नाम एक और लिखेंगे नीचे कि इसको अपन डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलेंगे बिकॉज हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग हमारा क्या है? रिएक्शन का नाम क्या है? पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. डन. नीचे लिखना, these are also called dehydrogenation reactions. These are also called dehydrogenation reactions as they involve dehydrogenation, removal of hydrogen, dehydrogenation reaction, since they involve loss of hydrogen.
loss of hydrogen. Since they involve loss of hydrogen from the alcohol molecule. From the alcohol molecule. Loss of hydrogen from the alcohol molecule. ठीक है. अब हम हमारे जो पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो वही है दोनों हमारे K2Cr2O7 और KMNO4, बट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना. वो आपका सीधा एसिड तक पहुंचा देंगे. ठीक है. नीचे में लिखना, द ऑक्सीडेशन कैन बी कैरिड आउट. The oxidation can be carried out with a variety of reagents. With a variety of reagents. Such as KMNO4. Such as KMNO4. और इसका तो अपन ने तीनों मीडियम में देखा, आपको याद होगा ना, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. KMNO4 तो तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. बट हमारा जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो एसिडिक मीडियम में ही बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. ओके, तो क्या लिखे, सच एज KMNO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. चलो इसमें केस 1 लिखना. केस 1 इसी रिएक्शन में केस 1 लिखेंगे. 1 डिग्री अल्कोहल्स आर 1 डिग्री अल्कोहल्स आर 1 degree alcohols are oxidized first to aldehydes. 1 degree alcohols are first oxidized to aldehydes and then to acids. And then to acids. देखो 1 डिग्री अल्कोहल बन भी तो एल्डिहाइड से ही रहा था ना. आपको अगर प्रिपरेशन याद हो तो हम एल्डिहाइड से बनाते थे 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से बनाते थे 2 डिग्री अल्कोहल. देखो एक बार रिएक्शन जल्दी से पीछे. फ्रॉम अल्कोहल में आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन. फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. हेडिंग डाले होंगे अपन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड. उसमें पहला ही रिएक्शन था रिडक्शन वाला. नहीं मिलेगा भाई, कहां आ रहा था तू. हाँ इसी चैप्टर की तो बात कर रहे हैं. मिला अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, किसको मिला. उसमें 2 लिखे ना मेथड, एक ग्रिग्नार्ड रीजन वाला लिखे थे और एक बिना ग्रिग्नार्ड रीजन के अपन रेड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए थे. तो उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रहा था. उसमें ड्रॉबैक ये था कि अपन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना पा रहे थे. तो 3 डिग्री किससे बनेगा, ग्रिग्नार्ड के हेल्प से बनेगा, वही कार्बोनिल कंपाउंड से. तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. एम आई क्लियर. तो बन भी वैसे ही रहा है. 1 डिग्री से बनेगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री लोगे तो बनाएगा कीटोन. ठीक है. तो क्या लिखे, 1 डिग्री फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड देन टू एसिड्स, है ना. एक रिएक्शन लिखो नीचे, RCH2OH, ये 1 डिग्री है. जिस कार्बन से OH लगा हुआ वो एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली. ठीक है. हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन का ऊपर ऐसे सिंबल लगा देना, नेसेंट ऑक्सीजन. आपको पहले मिलेगा RCHO, हट गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया वहां से. जो फर्दर ऑक्सीडाइज कराओगे तो बन जाएगा RCOOH. ठीक है. एसिड. ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. नीचे लाइन में लिखना, जब जो कि आपने एजेंट कौन सा यूज किया, एजेंट का नाम भी लिख लो, K2Cr2O7 एसिडिफाइड वाला. तो H2SO4 ले लेना साथ में.
तभी तो रिएक्शन रुका नहीं ना एल्डिहाइड तक आ करके, सीधा क्या बना आपका एसिड बना। अगर आप चाहते हो रोकना तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द एल्डिहाइड स्टेज, द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द एल्डिहाइड स्टेज, अगर आप चाहो तो रोक सकते हो। द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द एल्डिहाइड स्टेज if reagents such as if reagents such as if reagents such as, एक एक करके नाम लिखते चलो, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं, TrO3.2C5H5N, जिसका नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये पायरिडीन है ना C5H5N, हमारा एक तरह का वो भी था ये लाइगेंड, पायरिडीन कॉम्प्लेक्स। एक तो ये हो गया कॉलिंस रिएजेंट, कॉमा डाल के एक और लिखना, एक एजेंट एक रिएजेंट और लिखेंगे, कोरेज, कोरेज रिएजेंट, COREY एपोस्ट्रोफी एस, कोरेज रिएजेंट, उसका ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहा हूं, CrO3.C5H5N.HCl, also known as pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, full form is PCC, PCC, full form is PCC. ठीक है, तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं अपन इनकी जगह पर। अगर आप इनको यूज करोगे तो आप इस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप करवा सकते हो, अदरवाइज वो एसिड तक जाएगा। ठीक है, मतलब अपन इसके बाद एक चैप्टर अपना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब वहां पे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन आएगा तो ये रिएक्शन फिर से आएगा, पर यहीं तक का आएगा। क्यों यहीं तक का आएगा? क्योंकि एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, तो फिर ये क्यों बनाएंगे? हेडिंग में ऊपर लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एसिड थोड़ा बनाएंगे, तो एल्डिहाइड यहीं तक रोकना रहेगा, तो पीडीसी ये पीसीसी या फिर यही लेंगे कॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, चलो इसका केस 2 लिख लो, केस 2, केस 2, यहां 1 डिग्री लिए थे, वहां 2 डिग्री लेते, लिख लो नीचे, 2 डिग्री alcohols are easily oxidized to ketones, 2 degree alcohols are easily oxidized to ketones, easily oxidized to ketones with the same number of carbon atoms, with the same number of carbon atoms, with the same number of carbon atoms। इसका क्या मीनिंग हुआ? with the same number of carbon atoms, what does this line mean? हाँ, मतलब जितना अल्कोहल वाले में कार्बन के एटम है ना, उतने ही कार्बन एटम का हमारा कीटोन बनेगा, ऐसा नहीं कि एक का कार्बन कम कर दिया अपन। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फुल स्टॉप। however ketones resist further oxidation, ketones resist further oxidation, जैसे अभी एल्डिहाइड में तो अपन लिखे ना कि एल्डिहाइड तुरंत एसिड बन जाएगा, बट कीटोन उतने इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन लेने पर उनका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं अपन। तो क्या लिखे? रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस they are oxidized to carboxylic acids,
they are oxidized to carboxylic acids. They are oxidized to carboxylic acids containing lesser number of carbon atoms. Containing lesser number of carbon atoms. Containing lesser number of carbon atoms than the original alcohol. Than the original alcohol. Than the original alcohol. ठीक है, इसका एक रिएक्शन लिख लो. एग्जांपल लो, पेंटेन टू ऑल बनाओ तो पेंटेन टू ऑल. पेंटेन टू ऑल कैसा बनेगा देखो. 2 डिग्री बनाना ना, अपन 2 डिग्री की हेडिंग में रिएक्शन लिख रहे हैं. ये है 2 डिग्री, है ना. OH is attached to that carbon which is further attached directly to 2 carbons. ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं अपन. वही K2Cr2O7 ले लेता हूं अभी तो, क्योंकि मुझे एसिड तक जाना है ना अभी तो. बाद में वही चीज करेंगे, PCC या कॉलिन्स लेकर के इसको कीटोन तक रोक देंगे. ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O. इसका H हट गया, इसका भी H हट गया. क्या बचा, यही बचा. अरे ये शुरू में जो लिखे वही तो चीज कर रहे हैं ना, कि H2 हटा रहे हैं और O डबल बॉन्ड O कर रहे हैं, C और O के बीच की डबल बॉन्ड को. बाकी सारी चीजें वही रहेंगी ना. क्या बन गया ये, पेंटेन टू ओन. क्या बन गया ये, पेंटेन टू ओन. अब अगर ड्रास्टिक कंडीशन देकर के आप इसको एसिड तक पहुंचाना चाह भी रहे हो तो एसिड बनेगा, नो डाउट. बट नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे ना वो एसिड में कम होंगे. क्यों, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा देखो. तो क्या बनने वाला है, 2 एसिड बनेंगे. एक 2 कार्बन का एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड, और एक कितना बचा, 3 कार्बन बचा, तो 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनॉइक एसिड. एक एक्स्ट्रा 5वां के बाद 6वां कार्बन तो आएगा नहीं अपने आप से. यहां 5 कार्बन है ना, तो यहां मिला के 5 कार्बन, पर दोनों एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए ना ओरिजिनल अल्कोहल से. ओरिजिनल अल्कोहल तो 5 कार्बन का था, कीटोन तो 5 कार्बन का बना, वहां तक तो सही था. पर एसिड 2 टाइप के बने. यही एक ड्रॉबैक है समझ लो कीटोन में, कि एसिड तो बनाएगा वो, बट नॉट अनलाइक योर एल्डिहाइड कि उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा. यहां पे क्या बना, 2 एसिड्स बने हैं, एक 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का. ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड मिलाकर के 5 कार्बन हो रहे हैं, पर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 5 से कम है. इसलिए हमने लिखा है कि दे प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द ओरिजिनल अल्कोहल. ठीक है, लिख लो रिएक्शन. हो गया. नेक्स्ट केस 3 लिखना, डिहाइड, ये अपना 3 डिग्री का. 1 डिग्री ने एल्डिहाइड बना दिया, 2 डिग्री ने कीटोन बना दिया. 3 डिग्री के बारे में लिखते हैं. लिखा नीचे, 3 degree alcohols are resistant to oxidation. 3 degree alcohols are resistant to oxidation in neutral or alkaline medium. In neutral or alkaline medium. In neutral or alkaline medium.
but are readily oxidized in acidic medium. But are readily oxidized in acidic medium. But are readily oxidized in acidic medium. Forming preferably alkenes. Forming preferably alkenes, followed by a mixture of ketone and an acid. Followed by a mixture of ketone and an acid. Ketone and an acid. देखो क्या अपन यहां तो लिख लिए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बनाएंगे. इनका क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली. सेम 2 डिग्री वाले कीटोन बना रहे हैं, इनका भी क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन, राइट. पर 3 डिग्री में क्या होता है ना, एलिमिनेशन आपका प्रेफरेबल होता है इन कंपैरिजन टू डिहाइड्रोजिनेशन. तो पहले एलिमिनेशन हो जाएगा, जैसे अपन वाटर का रिमूवल करते हैं ना, तो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये है 3 डिग्री अल्कोहल. इसमें पहले क्या बन जाएगा? वाटर का रिमूवल होकर के क्या बनेगा? पहले एल्कीन. एलिमिनेशन पहले हो जाएगा. एलिमिनेशन किसका होने वाला है? वाटर का ही होगा. OH और H क्या बनेगा यहां पर? एल्कीन. पहले क्या बनेगा? एल्कीन. पर क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो ये एल्कीन से भी तो आगे एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है ना. देखो हमने तो चार्ट जो लिखा था उसमें शुरुआत तो अपन एल्कीन से ही करते हैं ना. देखो एल्केन, एल्कीन से अल्कोहल, से ये आपका एल्डिहाइड कीटोन से एसिड. तो पहले ये एल्कीन बनाएगा, देन इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड एसिड. 3 डिग्री में ये याद रखना कि 3 डिग्री एक एक्सेप्शन आ जाता है अपना, कि 1 डिग्री वाले तो डिहाइड्रोजनेशन देंगे, 2 डिग्री वाले भी देंगे, बट जो हमारे 3 डिग्री वाले हैं वो एलिमिनेशन ज्यादा देते हैं. ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद क्या होगा ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, इसलिए एलिमिनेशन होता है पहले. ठीक है, तो पहले एलिमिनेशन होगा. एलिमिनेशन से पहले क्या बना? एल्कीन बनेगा, और फिर यहां पे बॉन्ड टूट करके एक कीटोन बनेगा और एक एसिड बनेगा. ठीक है, एक रिएक्शन लिखते, चलो इसी का लिख लो रिएक्शन. ये टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, और साथ में आप ले लेना वही एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7. पहले एलिमिनेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा, और आपको मिलेगा एल्कीन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मिथिल प्रोप 1 इन. ठीक है, अब इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आपको मिक्सचर मिलेगा कीटोन और एसिड का. तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगी, कीटोन बनने वाला है 3 कार्बन का, प्रोपेनॉन, और एसिड के लिए एक ही कार्बन बचा है, तो HCOOH, फॉर्मिक एसिड, HCOOH. तो 3 डिग्री में याद रखना बस ये चीज है ना, कि 3 डिग्री अल्कोहल्स जो हैं वो डायरेक्टली आपके एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते, वो पहले एल्कीन ही बनाएंगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट लाइन में लिखना, एक और नोट करके लिख लो, एक रिएक्शन और लिखते हैं. बट अभी अपन जो एजेंट ले रहे थे ना, K2Cr2O7, KMNO4 या PCC या कोलिन, इनके अलावा भी अपन कुछ और एजेंट लेकर के भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं. नीचे लिखना, एक्शन विथ हीटेड कॉपर, एक्शन विथ हीटेड कॉपर, एक्शन विथ हीटेड कॉपर. इसमें लिखो, different classes of alcohols, different classes of alcohols give different products, different classes of alcohols give different products when their vapors are passed over,
when their vapors are passed over heated copper, when their vapors are passed over heated copper at 573 Kelvin, at 573 Kelvin, at 573 Kelvin. अब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, कॉपर भी, बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि एसिड तक पहुंचाएगा। तो यहां कहां रुक जाएगा हमारा इक्वेशन? एल्डिहाइड में, 2 डिग्री वाला कीटोन में, और 3 डिग्री वाला एल्कीन में आके रुक जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के वो एसिड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लिख लो पहले 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, ये हुआ डिहाइड्रोजनेशन, कॉमा 2 डिग्री गिव्स कीटोन, ये भी हुआ डिहाइड्रोजनेशन, 2 डिग्री गिव्स कीटोन, ये दोनों क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन। और 3 डिग्री क्या देगा? डिहाइड्रेशन। एंड 3 डिग्री गिव्स एल्कीन, 3 डिग्री गिव्स एल्कीन, ब्रैकेट में लिखना डिहाइड्रेशन। बाकी दोनों में क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन, इसमें होगा डिहाइड्रेशन। तीनों का एक एक रिएक्शन लिख लेते हैं। इथेनॉल ले लेना, 1 डिग्री के लिए इथेनॉल, 2 डिग्री के लिए प्रोपेन टू ऑल ले लेना, प्रोपेन टू ऑल, और 3 डिग्री के लिए वही टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल जो ऊपर लिया हमने। तीनों में क्या ले रहे हैं अपन? इन तीनों के वेपर्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर 573 केल्विन, हीटेड कॉपर 573 केल्विन, 573 केल्विन। यहां क्या बनेगा? एल्डिहाइड 2 कार्बन का CH3CHO, यहां कीटोन 3 कार्बन का CH3COCH3, और यहां पे आपका बन जाएगा एल्कीन। तो इन दोनों में हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन बोल लो, और यहां हुआ है डिहाइड्रेशन, ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ऑक्सीडेशन ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री एल्डिहाइड देंगे, 2 डिग्री कीटोन देंगे, 3 डिग्री वाले एल्कीन देंगे, ऐसा समझ के चलो ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज कराओगे तो एसिड मिलेगा सब में। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला रिएक्शन। ये आपका थर्ड कैटेगरी कंप्लीट हुआ ना। पहला कैटेगरी था O बॉन्ड H बॉन्ड का क्लीवेज, दूसरा कैटेगरी C बॉन्ड O बॉन्ड का क्लीवेज, तीसरा कैटेगरी ओवरऑल अपन अल्कोहल के रिएक्शंस देख रहे थे, जिसमें अपन ने 2 रिएक्शन देखा। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन मिला, अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड कीटोन्स मिले। ठीक है, अगला लाइन डालना, फोर्थ हमारा फोर्थ क्लास ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल्स। इसके अंदर 5 रिएक्शन देखने वाले, वही हमारे फ्रेडरिक क्राफ्ट वाले होंगे, है ना। हेलोजिनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। ठीक है, हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। ये हमारा फोर्थ कैटेगरी रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के पास भी ऊपर जो ग्रुप है वो किस टाइप का ग्रुप है? OH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे क्लोरीन भी, क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बट बेंजीन रिंग में वो भी अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा था, वरना साइड आप स्ट्रेट चेन में लगाओ क्लोरीन को तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डोनेट नहीं करने वाला। और ये आपका डोनेट करेगा तो आपको वही ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे क्या मिलने वाला है? नेगेटिव चार्जेस। तो OH इज ऑल्सो अ
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे हमारा क्लोरीन था, सुन रहे हैं क्या? तो इसके रिएक्शन, इसके वो बना लो जल्दी से, पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या दिखाएंगे पहले में, ये ऑक्सीजन से यहां पे आएगा और इससे बॉन्ड जम करके इधर आ जाएगी। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनने वाला है, यहां डबल बॉन्ड ओ लगा देना, एच, एक ही बॉन्ड बची है और एक पॉजिटिव चार्ज लगा देना, और यहां पे आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। ये हटा देना ना, ये वाला बॉन्ड। फॉलो कर रहे हैं यहां तक? हाँ। इसके बाद फिर इसको यहां पे लेके आना और ये इधर आ जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव चार्ज कहां दिखने वाला है, पैरा पोजीशन पे। पैरा ऑर्थो समझ रहे हैं ना, OH के जस्ट बगल वाली एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, सामने वाली को पैरा, और ये जो दो बच गए इनको क्या बोलेंगे, मेटा। तो नेगेटिव चार्जेस कहां जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तभी तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाता है, मेटा पे नहीं जाना पसंद करेगा वो। ठीक है, ओके। तो ये आपका डबल बॉन्ड OH, और ये बॉन्ड यहां आ चुकी है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है। अगला क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर, ये बनाने के बाद अपन लिख देंगे ना कि हमारा फिनॉल भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे ही डायरेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, एंड लास्ट में ये इधर आएगा और ये वापस उधर चला जाएगा। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट ऐसे किए थे, यहां 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 बॉन्ड थी, पूरी बॉन्ड खिसक के एक एक आगे खिसक गई है रेजोनेंस के कारण। पांच स्ट्रक्चर में आप तीन स्ट्रक्चर पे ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कहां कहां पर है, ऑर्थो पे, पैरा पे, एंड अगेन ऑर्थो पे। दैट इज द रीजन वाई कि OH को अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इसके बाद अपन 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैक करना पसंद करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा वहीं जाएगा। ठीक है, जल्दी बना लो उसको, नीचे लिख लेते हैं फिर इसके बाद कि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा ये। रिमोट दिखाओ तो यार, रिमोट ठंडी नहीं लगती कह रहे, जैकेट वैकेट पहन वहन के बैठे हो एकदम बढ़िया से। सेम स्ट्रक्चर हमने क्लोरोबेंजीन के ही बनाए हैं ना पिछले चैप्टर में, और आगे जाकर के हम एल्डिहाइड के लिए बनाएंगे जब बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, अमाइन। मतलब आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चारों चैप्टर में पढ़ना है। क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़े, अभी फिनॉल के लिए पढ़े, इसके बाद ईथर में आएगा, ईथर भी तो पढ़ेंगे ना भाई, एरोमेटिक वाला। ये जैसे अल्कोहल हो गया एरोमेटिक वाला, वैसे ईथर भी तो होगा एरोमेटिक वाला, एनिजोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, एनिजोल, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक ईथर। एक तो आप एरोमेटिक रिंग लगाओगे ना, ये होगा आपका एनिजोल। इसमें भी अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर सेम हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। तो जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इन सब में अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देखना ही है। सुन रहे हैं क्या? बना लिए पांचों स्ट्रक्चर। नीचे एक लाइन लिखना, फिर अपन रिएक्शन लिखना चालू करते हैं इसकी हेडिंग के अंदर। नीचे लिखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, due to strong activating effect of OH group, due to strong activating effect of OH group, due to strong activating effect of the OH group attached to the benzene ring, attached to the benzene ring, comma,
the electron density increases more at the electron density increases more at the electron density increases more at ortho and para positions. Ortho and para positions. Ortho and para positions. Therefore, OH group is ortho-para directing group. Therefore, OH group is ortho-para directing group. Therefore, OH group is a ortho-para directing group. इसके 5 रिएक्शन पढ़ेंगे, ABCD करके लिखना. पहला A लिख लो, हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन मतलब फिनॉल, पहले से फिनॉल तो है ही, OH तो लगा हुआ ही है, कोई हैलोजन जाकर के अटैच होने वाला है. और कहां अटैच होगा? ऑर्थो पे या पैरा पे. ठीक है. हैलोजिनेशन हाइफन डाल के लिखो. फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विथ phenols when treated with chlorine or bromine water give polyhalogen derivatives. Polyhalogen derivatives. इसका क्या मतलब है? पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव. हाँ मतलब 3 पोजीशन है अपने पास, 3 ऑर्थो पैरा पोजीशन है, तीनों में ब्रोमीन या क्लोरीन लग जाएगा. सुन रहे हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिनॉल, आपने फिनॉल से शुरुआत करी, ये फिनॉल था, आप सोचे ब्रोमिनेशन करवाते हैं, Br2 वाटर ले लिया आपने, तो आपको लग रहा होगा कि एक हमें कंपाउंड मिलने वाला है जिसमें ऑर्थो पे Br होगा और एक हमें कंपाउंड मिलने वाला है जिसमें पैरा में Br होगा. तो वो इस कंडीशन में नहीं होगा. ब्रोमीन वाटर के साथ ऐसा नहीं होगा. ब्रोमीन वाटर में क्या होगा? जैसे आपका अल्कोहल वाटर के साथ गया, आयनाइज हो जाएगा. ऑल दी हाइड्रोजन्स जो ऑर्थो पैरा के वहां से हट के फिनॉक्साइड आयन बनेगा और आपके ब्रोमीन जो है वो तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे जाकर के. यानी कि क्या बनने वाला है? आपको क्या मिलेगा? पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तीनों जगह ब्रोमीन आ जाएगा, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी. बट इफ यू वांट कि एक ही जगह पर आए तो यहां ब्रोमीन वाटर ना लेकर के ना ऐसा कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो कि पोलार नहीं हो. जैसे वाटर तो पोलार सॉल्वेंट है, जिसमें जाकर के हमारा फिनॉल क्या हो गया? आयनाइज हो गया. फिनॉल क्या हो गया? आयनाइज हो गया. बट ऐसा कोई सॉल्वेंट लू जो जिसमें फिनॉल जाके आयनाइज ना हो. आयनाइज समझ रहे हैं ना? अपने आयन से ब्रेक हो गया, यानी H पॉजिटिव अलग चला गया और फिनॉक्साइड अलग हो गया. अरे एसिड है ना वो, तो फिनॉल काइंड ऑफ एसिड है, तो पानी में जाने के बाद तो एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो फिनॉक्साइड आयन बन गया और H पॉजिटिव अलग हो गया. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैंने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया होता, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में ऐसा नहीं होता, तीनों जगह ब्रोमीन नहीं लगता. पर अपन दोनों केस लिखेंगे अभी. पहले तीनों जगह वाला देखते हैं और फिर एक जगह पर चाहिए मुझे ब्रोमीन, आइदर ऑर्थो पे या पैरा पे. ठीक है. तो क्या लिखे? पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव in which all the hydrogen atoms present at ortho and para positions, all the hydrogen atoms present at ortho and para positions are replaced by chlorine or bromine atom. Are replaced by chlorine और ब्रोमीन एटम्स. ये बना लो, एग्जांपल लिख लो. और इसका नाम क्या होगा? मुझे नाम बताना दो. ये 1 हो जाएगा तो ये 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल. ठीक है. अभी ये रिएक्शन लिख लो, जो भी आपने लिखा उसके रिएक्शन यही है ना. इसके बाद अपन लिखेंगे कि कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो हमारा ब्रोमीन जो है वो एक ही जगह लगेगा, आइदर ऑर्थो और इन दी पैरा पोजीशन. और फिर आपको पता है कि कौन सा मेजर होता है उसमें?
है ना, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेंगे दोनों, पर मेजर होगा आपका पैरा वाला। और यहां एक चीज और लिखना नीचे, व्हाइट पीपीटी। ये एक तरह का टेस्ट हो जाएगा फिनॉल का। टेस्ट मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल और अल्कोहल में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे केमिकली, है ना। केमिकली मतलब कुछ टेस्ट करके, टेस्ट करके नहीं, ये तो अल्कोहल ऐसा टेस्ट करके देखते हैं, है ना, टेस्ट करके, कुछ केमिकल टेस्ट करके अपन बता सकते हैं कि ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है। जैसे हम गैसेस का टेस्ट नहीं करते थे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, कैसे पता करोगे, लाइम वाटर से पास करा देते थे, है ना। तो इन द सेम वे हम फिनॉल और अल्कोहल के बीच में टेस्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा, आपको मैंने 3 बीकर दे दिए, बता दिया कि इसमें एक में किसी में 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी एक में 2 डिग्री है, किसी में 3 डिग्री है। अब दिखेगा तो नहीं, आपको फॉर्मूला थोड़ा लिख के दिया हूं मैंने, और ना आपको ऐसे बीकर के अंदर दिख जाएगा कि सर एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बन अटैच है, ऐसा तो नहीं दिखने वाला है। तीनों दिखने में वो आपके क्लियर सॉल्यूशन जैसे दिखने वाले हैं। तो उनमें आपको रिएक्शंस कर करके बताना पड़ेगा कि सर इन तीनों बीकर में ये 1 डिग्री है कि किसने ये रिएक्शन सेटिस्फाई किया है। तो इनके टेस्ट होते हैं to distinguish between 1 डिग्री, 2 डिग्री alcohols, 3 डिग्री alcohols, between alcohol and phenol, ये टेस्ट हो जाएगा कि अल्कोहल इस टाइप का व्हाइट पीपीटी नहीं देने वाला। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। आपको क्या लेना है, एक बीकर में अल्कोहल है, दूसरे बीकर में फिनॉल है, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं, दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, जिसमें व्हाइट पीपीटी बना वो क्या है, फिनॉल, जिसमें नहीं बना वो क्या है, अल्कोहल। दिस इज हाउ वी डू टेस्ट। लैब में आप लोग करते भी होंगे ना, ठीक है। चलो नीचे लाइन में लिखना, in presence of less polar solvents, in presence of less polar solvents, in the presence of less polar solvents such as, एक तो मैंने आपको नाम बताया था अभी, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, उसकी जगह और लिखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, and CCl4 carbon tetrachloride etc. in presence of less polar solvents such as CH2, CHCl3, CCl4 etc. comma monohalophenols are formed. Monohalophenols are formed. समझ गए लाइन का मतलब? मोनो मतलब सिंगल, हैलोजन वाला, फिनॉल। अभी तो आपको तीनों जगह में ब्रोमीन दिखा ना। मोनोहेलोफिनॉल्स आर फॉर्म। रिएक्शन लिख लो, फिनॉल ले लेना, ब्रोमीन इन CS2, ठीक है। तो दो बनाएंगे, पर दोनों में एक एक ही ब्रोमीन रहेगा। एक बार ऑर्थो में अटैच कर देना ब्रोमीन को यहां पर, और एक बार ब्रोमीन आ जाएगा आपके पैरा पर, ठीक है। और पैरा वाले में मेजर प्रोडक्ट लिख लेना। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण थोड़ा बहुत रिपल्शन हो सकते हैं, है ना, बट यहां तो दूर दूर है। डन। इसका रीजन भी लिख रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, डिफरेंस है दोनों का सॉल्वेंट में, है ना। तो उसका रीजन अपन लिखते हैं, नोट करके रीजन लिखना, राइट डाउन द रीजन इन नोट। in aqueous solution in aqueous solution in aqueous solution phenol ionizes to form, in aqueous solution phenol ionizes to form, phenol ionizes to form phenoxide ion। H प्लस निकल जाएगा तो क्या बचा, C6H5O नेगेटिव, उसी को बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड आयन। फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन, full stop, due to the presence of negative charge,
due to the presence of negative charge on oxygen, due to the presence of negative charge on oxygen, comma, the phenoxide ion the phenoxide ion donates electrons to the benzene ring to a large extent, to a large extent, to a large extent. मतलब सोचिए, पहले पहले का ऑलरेडी आपका फिनॉल तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके नेगेटिव चार्जेस बढ़ा ही रहा था 3 जगह पर, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। फिनॉक्साइड बनने के बाद ये नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए एक साथ 3 इलेक्ट्रोफाइल आकर के भी अटैक कर दिए। ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड, as a result the ring gets highly activated, the ring gets highly activated, the ring gets highly activated, and hence tri substitution occurs, and hence tri substitution occurs, and hence tri substitution occurs। इसलिए तीनों जगह के सब्स्टिट्यूट हो गए ना, ट्राई सब्स्टिट्यूशन occurs। एक लाइन उसके बारे में लिखते हैं नीचे वाले के लिए, फुल सवाल के लिखना, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन नॉन पोलर या लेस पोलर है ना, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉक्साइड बनेगा ही नहीं, द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल is greatly suppressed, is greatly suppressed, is greatly suppressed, full stop। as a result, as a result, as a result oxygen donate electrons to a small extent, oxygen donates electron to a small extent, oxygen donate electrons to a small extent, and also the ring is very slightly activated, and also the ring is very slightly activated, hence mono substitution occur। यहां ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा था ऊपर वाले में, hence mono substitution occur, hence mono substitution occur। ठीक है, तो ये हमारा पहला हुआ ए हैलोजिनेशन। बी लिखिएगा सल्फोनेशन, लिख लो सल्फोनेशन। SO3H ग्रुप लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, सल्फोनेशन। ठीक है, रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली, फिनॉल ले लेना, टेक फिनॉल, साथ में H2SO4, वही 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पे SO3H आएगा और एक पैरा पे। हो गया, थर्ड लिख लो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, सी नाइट्रेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखना, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, with dilute nitric acid, with dilute nitric acid
phenol give mononitrophenols, 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 that is a mixture of 2 and 4 nitrophenols. वही ऑर्थो एंड पैरा, that is a mixture of 2 and 4 nitrophenols. रिएक्शन लिखना फिनॉल का, फिनॉल ले लेना, नाइट्रेशन किससे कराते थे अपन, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों लेंगे, तो यहां पे लिखना आपका डाइल्यूट, अभी तो डाइल्यूट ले रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, और दो बनाना, एक में आप नाइट्रो लगा देना ऑर्थो पे और दूसरे पे नाइट्रो लगा देना पैरा पे, ठीक है, इसका मिक्सचर बनेगा। अब इससे एक आध क्वेश्चन कैसे आता समझना है यहां पर, कि दोनों के मिक्सचर को आप सेपरेट कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन ये है कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, बना लो पहले फिर समझते हैं। हम्म हम्म हो गया क्या? हाँ, अब ध्यान देना कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज्यादा, क्योंकि अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यानी गर्म करने से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा यानी कि कम होगा वो पहले स्टीम वेपराइज हो जाएगा, सेकेंड वन लिविंग बिहाइंड, समझ रहे हैं क्या? पर वो किसका होगा वो अपन देख के पहचान सकते हैं। देखो अपन ने इस वाले को पहले भी पढ़ा है क्लास 11th में, जब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते थे। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, या फिर आप 2 नाइट्रोफिनॉल बोलो या 4 नाइट्रोफिनॉल बोलो। एम आई क्लियर? मतलब 1 4 का 1 और 1 2 को ही तो ऑर्थो बोलते हैं, 1 और 4 को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ये क्या पोजीशन है, 1 and 2 है और ये 1 and 4 है, तो 1 and 2 को ही तो ऑर्थो बोलते हैं, 1 और 4 को पैरा बोलते हैं। तो दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है ना, इसके O और इसके H के बीच में यहीं पर क्या बन जाती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं ना, H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, O के साथ, N के साथ या F के साथ, जो तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से ज्यादा है, करेक्ट, और साइज भी उनका उतना बड़ा नहीं है। वरना इन तीनों के बाद के 3 एलिमेंट और है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ये तीनों भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से ज्यादा है, बट इनका साइज बड़ा है थोड़ा सा। ऑक्सीजन से बड़ा होगा सल्फर, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस है और फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है किसी को, तो हाइड्रोजन के साथ वो 2 कंडीशन क्या है, पहली कि उसकी हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि है, और साइज उतने बड़े भी नहीं होने चाहिए, जो कि इनमें नहीं हो रहा है। इसलिए ये इनके तीनों के साथ ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहां तक क्लियर है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की पढ़ते थे अपन, एक इंट्रा और एक इंटर। इंटर यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब विद इन दैट मॉलिक्यूल इटसेल्फ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, O और H पास पास में है, इसका H और इसका O आजू बाजू में ही है ना, तो यही बॉन्ड बन जाएगी। यहां पे तो इसका H और इसका O दूर है ना, कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, ये अपने ही किसी और मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। ध्यान देना कैसे, ये रहा OH, ये रहा NO2, ये रहा एक और पैरानाइट्रोफिनॉल, OH एंड NO2, यहां बनेगी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख रहे हो क्या, इंटरमॉलिक्यूलर। और यहां कैसे बन गई, यही बन गई। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़े हैं ज्यादा, होगा कनेक्शन, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स इट, जो हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इट इज जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर 2 बॉडी के बीच में होता है जिसका मास है, बट वो वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। इन द सेम वे केमिस्ट्री में वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किए हुए है, बट हमें पता है कि ये अट्रैक्शन कितना वीक होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां भी वही चीज होगी कि आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाले आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने अंदर ही बना ली है। तो अब बगल वाले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जबकि हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल आपस में बनाने वाला है एक दूसरे के साथ। तो किसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली है? पैरानाइट्रोफिनॉल की। अरे बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर वाटर को बॉईल कर रहे हो आप, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो अलग करना पड़ेगा ना इनको, तब तो ये वेपर बन के उड़ेंगे। तो ये बॉन्डिंग आपकी पैरानाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्गर है। ऑर्थोनाइट्रो वाले तो अपने अंदर ही बॉन्डिंग कर लिए, तो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए, जबकि पैरा वाले आपस में बॉन्ड किए, ये कनेक्ट हो गए। तो इनको बॉइलिंग करने के लिए आपको पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। समझ गए क्या? तो क्वेश्चन यहाँ पे वहीं से आता है। मतलब ये तो हमें पता है कि कोई भी दो मिक्सचर को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, बट यहां अपन को ज्यादा फोकस करना है कि कौन पहले स्टीम डिस्टिलेशन करेगा, तो वो होगा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, हाँ देखो नीचे, और रीजन वही देने वाले हैं, इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ तो क्या लिखे, दोनों का ये बना लिया ना, दोनों का स्ट्रक्चर नीचे लाइन में लिखना। The ortho and para isomer can be separated by the ortho and para isomers can be separated by steam distillation, can be separated by steam distillation. The ortho and para isomers can be separated by, ये isomers ही तो है ना दोनों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशंस अलग अलग है, एक ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा मेटा पे है, पैरा पे है सॉरी। The ortho and para isomers can be separated by steam distillation. Since ortho isomer, पूरा ऑर्थो वर्ड मत लिखो, ओ डैश कर दोगे तो ऑर्थो हो जाता है ना, ओ डैश आइसोमर। सिंस ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल, सिंस ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू किलेशन, CHELATION। ये वर्ड पहले और कहां सुने? कॉर्डिकुलेट रिंग बनाते थे ना, यहां पे आपको नहीं दिख रहा, ये रिंग बन गया ना। अरे वहां पे भी तो अपन पढ़ते थे डाइडेंटेड कंपाउंड, डाइडेंटेड लाइगेंड थे, तो वो दोनों से आपका मेटल को पकड़ लेते थे लाइक दिस। ये ईएन वाला था ना अपना, तो ये बन गया ना रिंग, देखो। तो यहां भी तो वही हो रहा है, जब इन्होंने आपस में वहीं पे बॉन्ड कर लिया, तो ये देखो एक रिंग बन गया, एक किलेशन। ब्रैकेट में लिख लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किलेशन के बाद ब्रैकेट में लिख लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिंग बन रहा है मतलब किलेट, किलेट रिंग उसी को बोलते थे ना अपन, किलेशन। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para isomer is not steam volatile, while para isomer is not steam volatile, is not steam volatile due to association of molecules, due to association of molecules, due to association of molecules by intermolecular hydrogen bonding, by intermolecular hydrogen bonding, by intermolecular hydrogen bonding। दोनों का डायग्राम बना लेना, इंटर एंड इंट्रा का। तो ये रहा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना रहा है यहां पर मैं, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बन गया आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बना रहा हूं मैं पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसमें दिखाने वाला हूं मैं इंटर, ये इंट्रा ये इंटर। ठीक है, ये वाला है इंट्रामोलिकुलर,
विद इन द मॉलिक्यूल, और ये इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अभी अपन पूरा किसके बारे में पढ़ रहे थे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ना। चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंसंट्रेटेड, और फिर 2 रिएक्शन और है इसका, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसिलेशन।